एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज व विकास के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का जो हम रिवीजन कर रहे थे उसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको आज हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे हम 50 बेहतरीन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC की यहाँ पे बात हो रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरी जो है आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसी के दौरान जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका ए दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? पंचायतों द्वारा निर्मित वार्षिक बजट पर विचार करना पहला कार्य हो गया। पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनः निरीक्षण करना, ये भी आता है इसके अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत। इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना, यानी कि उपयुक्त जो सभी कार्य दिए गए हैं ये उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी कार्य आपके ग्राम सभा के होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे KVIC के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं KVIC की जो स्थापना है सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो वर्ष क्या था? तो वर्ष आपका था 1957 में जो है आपकी KVIC की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, चीफ कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। आप ध्यान दीजिएगा, VK सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाए गए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में चेयरपर्सन भी KVIC के यही हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ऑनर यह जो आपका KVIC आता है ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, माइक्रो और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है आपका यह KVIC। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा विनय कुमार सक्सेना जो इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है ये LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, आपके दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो यहाँ पे 1 एकड़ की बात हो रही है। तो 1 एकड़ में आपका होता है 4840 स्क्वायर यार्ड यानी कि वर्ग गज, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो 1 एकड़ होता है इसमें कितना हेक्टेयर होता है? तो 1 एकड़ में आपका 0.4047 आपका हेक्टेयर होता है 1 एकड़ में। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। तो आपको फैक्ट भी आपको याद रखना है, 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। और 1 एकड़ में आपका कितना वर्ग मीटर होता है? तो 1 एकड़ में आपका 4046.8 स्क्वायर मीटर होता है। फैक्ट भी आपको याद रखना है, 4046.8 स्क्वायर मीटर यानी कि 4046.8 वर्ग मीटर आपका होता है 1 एकड़ में। तो ये सारे मान आपको याद रखने हैं। और अगर वर्ग फुट की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में कितना वर्ग फुट होता है? तो 43,560 स्क्वायर फीट यानी कि वर्ग फीट होता है 1 एकड़ में। कितना होता है? तो 43,560 वर्ग फुट होता है आपका 1 एकड़ में। तो ये मान आपको याद रखना है। 1 एकड़ में 0.407 हेक्टेयर होता है, 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है, 1 हेक्टेयर में 4046.8 वर्ग मीटर होता है। वहीं 1 एकड़ में आपका 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है, वर्ग फीट होता है। तो ये मान भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कितना मैंने आपको वर्ग फुट बताया है? 43,560 वर्ग फुट आपका 1 एकड़ में होता है। तो दिए गए प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4840 आपका वर्ग गज होता है 1 एकड़ में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड रिपन के समय में जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है आपसे पूछा जा रहा है।
तो देश की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 68.8% दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 68.8%। इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता इसमें से क्या होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता इसमें से क्या होती है? संयुक्त परिवार की परंपरा देखने को मिलती है, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता यहाँ पे होती है, सामाजिक गतिशीलता का यहाँ पे भाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो सी वाला यहाँ पे दिया गया, भाव की जगह आपका अभाव होगा, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सामाजिक गतिशीलता का जो अभाव है वह आपका ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त परिवार की परंपरा देखने को मिलती है, प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता यहाँ पे होती है और सामाजिक गतिशीलता का जो अभाव है वह भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनका आंसर क्या है, 68.8% जो है आपकी जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है। और इसके बाद ग्रामीण समुदाय की विशेषता उपयुक्त तीनों दिए गए, यहाँ पे भाव की जगह आप अभाव कर लीजिएगा, अभाव। सामाजिक गतिशीलता का जो है अभाव देखने को मिलता है आपके ग्रामीण समुदाय में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब प्रारंभ की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना आपकी 1992 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है, 1992 में। टपका का किस फसल का अंतिम चरण होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है, तो आम का। याद कर लीजिएगा, आम का जो है अंतिम चरण होता है टपका। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की सामान्यतः कितनी बार पड़ताल की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखपाल के द्वारा गांव की एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार पड़ताल की जाती है? तो लेखपाल के द्वारा गांव में जो है सामान्यतः 3 बार पड़ताल की जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखपाल जो होता है उसके द्वारा एक वर्ष में गांव की सामान्यतः 3 बार पड़ताल की जाती है। कब कब? तो एक बार खरीफ के समय, खरीफ की फसल के समय, दूसरी बार रबी की फसल के समय और तीसरी बार जायद की फसल के समय जो है गांव की पड़ताल की जाती है लेखपाल के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 बार। तथा खरीफ फसल की पड़ताल कब स्टार्ट होती है, तो 10 अगस्त से स्टार्ट होती है खरीफ की पड़ताल। इसके बाद रबी फसल की जो पड़ताल होती है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और जायद फसल की पड़ताल आपकी 1 मई से स्टार्ट होती है। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है, तो यह नीति आयोग की एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इम्पॉर्टेंट पहल है अटल इनोवेशन मिशन। तो ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और नीति आयोग का। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 बार पड़ताल की जाती है और नीति आयोग का यह इंपॉर्टेंट पहल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, योजना में कोर सेक्टर से क्या आशा है? तो योजना में आपका कोर सेक्टर से क्या आशा है, आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो चयनित आधारभूत उद्योग से संबंधित होता है कोर सेक्टर और योजना में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वाराणसी मिलेगा। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी है यहीं पे आपको मिलेगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना में यहाँ पे तो आंसर इसका दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना कब शुरू की गई थी? तो 25 जुलाई 2015 को जो है मेरा गांव मेरा गौरव योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। मेरा गांव मेरा गौरव जो योजना थी 25 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। और भारत में भूदान आंदोलन जो 1951 में प्रारंभ हुआ था, यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, विनोबा भावे के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, मेरा गांव मेरा गौरव 25 जुलाई 2015। भारत में भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता हो जाएंगे आपके विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, और जरीब सर्वेक्षण के क्षेत्र में किस ज्यामितीय आकृति में बांट कर नापना आसान होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जरीब सर्वेक्षण के क्षेत्र में किस ज्यामितीय आकृति में बांट कर खेत को नापना आसान होता है? तो त्रिभुज,
त्रिभुज के आकार में बांटकर जो है नापना जो है आसान होता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिभुज की आकृति में बांटकर नापना आसान होता है जरीब सर्वेक्षण में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन किस प्रकार से करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो खतौनी में जो लेखपाल होता है परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रोशनाई से जो है लेखपाल जो होता है वो खतौनी में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल रोशनाई से। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिभुज और लाल रोशनाई, यहाँ पे दोनों आंसर आपका दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। आशा जो है आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। आशा के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। मैंने जो दूसरा वाला वीडियो अपलोड किया था योजनाओं का, उसको आप देख लीजिएगा। अभी तक मैंने 4 इंपॉर्टेंट योजनाओं के वीडियो अपलोड किए हैं, जो रिवीजन वाला है उसको आप देख लेंगे तो वहाँ पे आपको आशा से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है, तो 1/3 1/3 जो है आरक्षण आपको महिलाओं को दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/3। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन यहाँ पे पूछी गई है, क्या है। तो उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है, स्वच्छ ईंधन स्वच्छ भारत, इसकी जो है उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह स्कीम है, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्वच्छ ईंधन स्वच्छ भारत इसकी जो है टैगलाइन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन आपका हो जाएगा ना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वला योजना की जो टैगलाइन है वो क्या हो जाएगी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसकी टैगलाइन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। कब, तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जो है आपकी उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका जो सेकेंड फेज है वह हाल ही में स्टार्ट किया गया है 10 अगस्त 2021 को। और उज्ज्वला योजना का जो सेकेंड चरण है, दूसरा चरण है, यह उत्तर प्रदेश के महोबा से स्टार्ट किया गया 10 अगस्त 2021 को। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इसकी टैगलाइन क्या होगी, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीडी किसान चैनल का प्रारंभ प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया था आपसे पूछा जा रहा है। तो डीडी किसान चैनल का कब उद्घाटन किया गया था पीएम के द्वारा, तो आप याद कर लीजिएगा 26 मई 2015 को जो है डीडी किसान चैनल का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 26 मई 2015 को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डीडी किसान चैनल का जो उद्घाटन है किया गया था 26 मई 2015 को। और उज्ज्वला योजना की टैगलाइन आपकी है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो इसके बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज से संबंधित गठित कमेटी कौन सी है आपको बताना है। 1977 में कौन सी समिति पंचायती राज के संबंध में गठित की गई थी, तो आपकी हो जाएगी अशोक मेहता समिति। 1977 में जो है गठित की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है पहली समिति बनाई गई थी पंचायती राज से रिलेटेड, और इसका गठन किया गया था 1957 में। तो बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में, अशोक मेहता समिति का हो जाएगा 1977 में। और आपका तो पीएन भगवती का तो संबंध पंचायती राज से है नहीं। इसके बाद GVK राव समिति आप याद कर लीजिएगा, GVK राव समिति का गठन किया गया था 1985 में। और LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था, यानी कि लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जो बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, क्या सिफारिश की थी पंचायती राज से रिलेटेड, इन्होंने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इसके बाद अशोक मेहता समिति जो बनती है उसने क्या सुझाव दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में और बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में।
इसके बाद भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की बात हो रही है, न कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन की। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई थी 1991 में। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस योजना का नामकरण आगे बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया था 1991 में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1991, ऑप्शन ए। तो दिए गए प्रश्न का यहाँ पे दोनों का आंसर दिया गया है। 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति का गठन किया गया था अशोक मेहता के नेतृत्व में, और 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन विभाग है यह कब स्थापित किया गया था, आप फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश करिए। तो 1944 में। कब किया गया था? ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया 1944 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1944 में ही उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1944 यानी कि ऑप्शन बी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या होता है? तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, ग्रामीण विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को आवंटन करना। ये सभी कार्य होते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के। तो आप याद कर लीजिएगा, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को आवंटन करना, ये सभी कार्य होते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के। तो यहाँ पे आंसर हाईलाइट है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक योजना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया, किसके समय पर पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो चौधरी चरण सिंह के समय पर जो है पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। भू राजस्व की वसूली करने वाला क्या कहलाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भू राजस्व की वसूली करने वाला क्या होता है? अमीन होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीन कहते हैं जो भू राजस्व की वसूली करता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चकबंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो न्यूनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होते हैं चकबंदी समिति में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होते हैं चकबंदी समिति में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तहसील दिवस आयोजित किया जाता है कब? हाल ही में एकदम लेटेस्ट में इसमें परिवर्तन भी किया गया था तहसील दिवस में। तो प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को, आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को जो है तहसील दिवस आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को जो है आपका तहसील दिवस आयोजित किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों का आंसर यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट है। और जो चेंज किया गया था तहसील दिवस और थाना दिवस में, आप देख लीजिए। तो अब पहले और तीसरे शनिवार को आपका होगा तहसील दिवस, और दूसरे व चौथे शनिवार को आपका होगा थाना दिवस। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। थाना दिवस आपका दूसरे व चौथे शनिवार को होगा, और पहले और तीसरे शनिवार को आपका होगा तहसील दिवस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कृषि वर्ष किस तिथि को समाप्त होता है? तो कृषि वर्ष आपका किस तिथि को समाप्त होता है? तो यह आपका समाप्त होता है 30 जून को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 जून को आपका कृषि वर्ष समाप्त होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो 1 जुलाई से लेके आपका होता है 30 जून तक आपका कृषि वर्ष। तो 1 जुलाई को प्रारंभ होता है, 30 जून को आपका समाप्त होता है आपका कृषि वर्ष। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 किस धारा में लेखपाल का उल्लेख है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में लेखपाल का जिक्र है? तो धारा 23 में है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। धारा 23 में जो है लेखपाल का जिक्र उल्लेख आपको मिलेगा।
उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की जो धारा 23 है इसमें लेखपाल का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पड़ताल क्या कहलाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लेखपाल के द्वारा किया जाने वाला खेतों का जो वार्षिक निरीक्षण होता है इसी को हम पड़ताल कहते हैं। और यह कब कब किया जाता है मैंने आपको बता दिया है। कब खरीफ के फसल की पड़ताल होती है, कब रबी के फसल की पड़ताल होती है, कब जायद के फसल की पड़ताल होती है। इनकी डेट कम से कम आप याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुई थी, तो यह पंजाब में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और सर्वप्रथम किस अधिनियम ने कृषि को राज्य सरकार के अधीन किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो किस अधिनियम ने कृषि को राज्य सरकार के अधीन कर दिया था, तो आपका जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 वाला, इसने जो है आपका जो कृषि था उसको राज्य सरकार के अधीन कर दिया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम आपका 1966-67 के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966-67 के दौरान आपका अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और इस सूची को आपको सम्मिलित करना है। तो इसको एकदम ध्यान से सम्मिलित करिए। एक तरफ परियोजना दी गई है और एक तरफ उनका उद्देश्य दिया गया है। तो पहली जो परियोजना है स्वजल धारा योजना, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका हो जाएगा ग्रामीण जलापूर्ति से, यानी कि एक का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। जल जीवन हरियाली परियोजना का संबंध किससे है, तो इसका आपका हो जाएगा वाटर शेड प्रबंध से हो जाएगा, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध हो जाएगा ग्रामीण स्वरोजगार से, यानी कि सी का आपका 4 हो जाएगा। और पीएम ग्राम सड़क योजना का संबंध हो जाएगा ग्रामीण संपर्क से, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका ए वाला दिया गया है 2, 3, 4, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार इसको आप देख लीजिएगा इत्मीनान से, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे आंसर आपका हाईलाइट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की जो स्थापना है 1979 में की गई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितने प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश करिए आप। तो 12 से कम, आप याद कर लीजिएगा, 12 से कम जो है अन्न भंडारण हेतु अन्न की जो नमी है वह इसकी संतुष्टि की गई है 12% से कम, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, 12 से कम। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। FCI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार कैसे करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो FCI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की जो प्रतिपूर्ति है सरकार कैसे करती है, खाद्य अनुदान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, खाद्य अनुदान के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं कहाँ पर, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान रिजर्व हैं, आरक्षित हैं पंचायती राज संस्थाओं में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, पंचायती राज संस्थाओं में। आशा किस कार्यक्रम की देन, यानी कि आशा जो कार्यकर्ता हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये किस कार्यक्रम की देन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आशा कार्यकर्ता जो हैं किस कार्यक्रम की देन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है आपकी आशा कार्यकर्ता, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला आपके सामने है, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राम सभा के गठन
का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 243A, आर्टिकल 240A का संबंध आपका हो जाएगा ग्राम सभा के गठन से संबंधित है, आर्टिकल 243A। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा का गठन वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 243A। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है, तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कौशल सतरंग योजना, तो यहाँ पे कौशल विकास से संबंधित ये आपका स्कीम है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशल विकास। अगला प्रश्न है, और किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है, तो यह जो मानचित्र होता है वो कहलाता है खसरा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, खसरा। नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जो बनी है किसके लिए, तो नाबार्ड किसके लिए बनी है, तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है, और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई थी नाबार्ड, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका आंसर लिखा हुआ है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाले मानचित्र को खसरा कहा जाता है, और नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो मतदाता सूची में पंजीकृत सभी जो मतदाता होते हैं ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था आपको बताना है, तो सर्व शिक्षा अभियान आपका प्रारंभ किया गया था 2001 में, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने जो कि लास्ट प्रश्न भी है, ये दोनों, और रबी की फसल कब बोई जाती है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपकी रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर के मध्य जो है आपकी रबी की फसल बोई जाती है, और काटी कब जाती है, तो अब मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है, और इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू ये सभी आती हैं रबी की फसल के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 2005 को जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को हमने फिर से रिवाइज कर लिया है। कोई भी भूल, कोई भी त्रुटि अगर आपको नजर आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।